तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आज मैं आप सबके लिए क्लास 12th बायोलॉजी के जो है चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो आपके पेपर में 100% पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से एक बार देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो से जो है पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि आपको चैप्टर 1 से 5 तक के सभी 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि दोहरा निषेचन क्या है तथा इसकी खोज किसने की थी। दोहरा निषेचन क्या है और तथा इसकी खोज किसने की थी। तो अगर आपको इस पर अगर पेपर में पूछे तो आप लोग लिखिएगा कि आवृत्तिजीवी पौधों में संयुग्मन तथा स्त्री संलयन दोनों सम्मिलित होते हैं। क्या करा है कि आवृत्तिजीवी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? नवांशील ने फिटिलेरिया तथा फिलिलियम ने की थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोहरा निषेचन क्या है और इसकी खोज किसने की थी। आवृत्तिजीवी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों सम्मिलित होते हैं, इसलिए उसे दोहरा निषेचन कहते हैं। तो आपका जो है पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अनिकेश फलन क्या है। ये प्रश्न आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है अनिकेश फलन क्या है। तो बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया को अनिकेश फलन कहते हैं। बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया को अनिकेश फलन कहते हैं। इसमें फल बीज रहित बनते हैं। इसमें जो फल बनते हैं बीज रहित बनते हैं, जैसे कि केला, अंगूर, अनानास आदि। तो अनिकेश फलन क्या है कि बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया को अनिकेश फलन कहते हैं और इसमें फल बिना बीज रहित बनते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दूसरा भी क्वेश्चन। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है कि टाइपिटम कहाँ स्थित होता है और इसका कार्य क्या है। तो आपको समझ में आ रहा होगा तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि टाइपिटम कहाँ स्थित होता है और इसका कार्य क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ आंसर में क्या लिखा है कि टाइपिटम परागकोश में पाया जाता है। यह विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। टाइपिटम परागकोश में पाया जाता है और ये जो है परागकणों में पोषण प्रदान करता है। इसमें विभिन्न प्रकार की एंजाइम व हार्मोन्स पाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की एंजाइम और हार्मोन्स पाया जाता है। तो आपको तीसरा भी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो उसके बाद अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चौथे नंबर प्रश्न को देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि असंग जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए आपके पेपर में टिप्पणी वाले प्रश्न जो होते हैं आपके बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो टिप्पणी वाले प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि टिप्पणी वाले प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले हैं। तो देख लीजिए, असंग जनन पर टिप्पणी लिखने के बाद तो ऐसे लिखिएगा कि इनमें सामान्य उभय मिश्रण का प्रक्रिया तथा अर्धसूत्रण नहीं होते। इसमें सामान्य उभय मिश्रण का जो है प्रक्रिया तथा अर्धसूत्रण नहीं होते हैं और इनके बिना ही नए पौधे बन जाते हैं और इनके बिना ही नए पौधे बन जाते हैं। तो यह प्रक्रिया असंग जनन कहलाती है। असंग जनन को दो प्रकार का माना जाता है। असंग जनन जो 2 प्रकार का माना जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि असंग जनन पर टिप्पणी क्या होगा। इनमें सामान्य उभय मिश्रण का क्रिया तथा अर्धसूत्रण नहीं होते हैं और इनके बिना नए पौधे बन जाते हैं। इनके बिना ही नए पौधे बन जाते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कि 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बीज क्या है। क्या है कि बीज क्या है। तो आवृत्तिजीवी पादपों में क्या कर रहा है कि आवृत्तिजीवी पादपों में बीज लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है और निषेचित बीजांड ही बीज कहलाता है, जिसमें भ्रूण एक नए पौधे के रूप में उपस्थित होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बीज क्या है। आवृत्तिजीवी पादपों में बीज लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है और निषेचन बीजांड ही बीज कहलाता है, जिसमें भ्रूण एक नए पौधे के रूप में उपस्थित होता है।
उसके बाद अगला भी क्वेश्चन यहाँ पर यहीं पर देख लीजिए कि पुष्प में दल का क्या कार्य है। पुष्प में दल का क्या कार्य है, तो लिखिएगा यहाँ पर कि पुष्प में परागकणों को आकर्षित करके परागण में सहायता प्रदान करता है। पुष्प जो होता है परागकणों को आकर्षित करके परागण में सहायता प्रदान करता है। तो आपको 6वां नंबर भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो उसके बाद अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे तरीके से। क्या करा है कि निषेचन किसे कहते हैं, क्या करा है, निषेचन किसे कहते हैं। तो देख लीजिए निषेचन किसे कहते हैं, बहुत ही सरल परिभाषा है कि निषेचन शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन से युग्मनन बनाने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं कि निषेचन किसे कहते हैं, शुक्राणु तथा अंडाणु के, क्या कह रहा है कि शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन से युग्मनज बनाने की क्रिया को जो है निषेचन कहते हैं। तो आपका 7वां नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन को। तो 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि पात्रे निषेचन को संक्षिप्त में लिखिए। पात्रे निषेचन को संक्षिप्त में लिखिए। तो इसका भी देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए कि वह विधि जिसमें स्त्री के अंडाशय से अणुओं को निष्कासित करके शरीर से बाहर शुक्राणु से संयोजित करा करके भ्रूण निर्माण किया जाता है, तो यह निषेचन पात्रे निषेचन होता है। तो यह निषेचन क्या होता है, पात्रे निषेचन होता है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि वृषक की शुक्र जनन लनिकाओं में शुक्रोजन कोशिकाओं से शुक्राणुओं की निर्माण विधि शुक्राणु जनन कहलाती है। तो आपको 9वें नंबर भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये भी प्रश्न आपके जो है प्रीवियस ईयर के 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको आप लोग 100% तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वां कर रहा है कि अंड जनन क्या है। अंड जनन क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मादा जंतुओं के अंडाशय में जनन एपिथेलियम का जनन कोशिकाओं से अंडाणु बनाने की क्रिया को अंडा जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडा जनन कहलाता है। तो अंडा जनन भी क्या है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर को देख लीजिए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि ब्लीडिंग कोशिकाओं से क्या कार्य है। ब्लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य है, देख लीजिए अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा इसका आंसर। ब्लीडिंग कोशिकाओं में नर लिंग हार्मोन्स एंड्रोजेंस जैसे टेस्टोस्टेरोन का रक्त में श्रवण करती है। क्या कराता है, ब्लीडिंग कोशिकाओं में क्या कार्य होता है कि ब्लीडिंग कोशिकाएं नर लिंग हार्मोन्स एंड्रोजेंस जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और आगे है कि रक्त में श्रवण करती है। तो इसका भी आप लोग को अच्छे तरीके से मालूम हो गया होगा कि ब्लीडिंग कोशिकाओं से क्या कार्य हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव वृषण में सटरली कोशिकाओं का क्या कार्य है। मानव वृषण में सटरली कोशिकाओं का क्या कार्य है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सटरली कोशिकाओं विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। सटरली कोशिकाएं क्या करती है, विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। तो आपको 12 नंबर भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है आगे देखते रहिएगा, नंबर 13 है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि उलवेधन जांच किसे कहते हैं। उलवेधन जांच किसे कहते हैं। तो देखिए अच्छे तरीके से उलवेधन जांच किसे कहते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। भ्रूण के लिंग परीक्षण के लिए उलवेधन जांच की जाती है। भ्रूण के लिंग परीक्षण के लिए उलवेधन जांच की जाती है। तो आपको अच्छे तरीके से पता हो गया होगा कि उलवेधन जांच किसे कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगला भी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ क्या है। परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िए कि पुरुषों में शुक्रवाहिका तथा स्त्रियों में ट्यूवेक्टॉमिक परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां हैं। क्या है कि पुरुषों में शुक्रवाहिका तथा स्त्रियों में ट्यूवेक्टॉमी जो है परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां हैं। उसके बाद अगला भी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जनसंख्या विस्फोट पर टिप्पणी लिखिए। जनसंख्या विस्फोट पर आपको टिप्पणी लिखने को आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा,
अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। आंसर हो जाएगा कि किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि उस देश के जनसंख्या घनत्व को बढ़ाता है। किसी भी देश की जनसंख्या में वृद्धि उस देश के जनसंख्या घनत्व को बढ़ाता है। और जनसंख्या में वृद्धि के कारण अगर आपको देखा जाए तो सामाजिक रीतिवाज और कम आयु में विवाह कर लेना और जन्म दर में वृद्धि होना और मृत्यु दर में कमी होना ही जो है इसके प्रमुख कारण है जनसंख्या विस्फोट के। और आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। परिवार नियोजन पर टिप्पणी देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके जो है 2 नंबर या फिर 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो 2 नंबर या फिर 5 नंबर में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की समस्या जो है, पहला हो जाएगा शिक्षा व्यवस्था की समस्या, दूसरा हो जाएगा रोजगार की समस्या, और तीसरा हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों की समस्या, और चौथा हो जाएगा आवास की समस्या। उपयुक्त समस्या को दूर करके जो है राष्ट्र प्रगति कर सकता है, अतः परिवार नियोजन राष्ट्र हित में है। क्या हो जाएगा कि परिवार नियोजन राष्ट्र हित में है। तो आपको अच्छे तरीके से अगर इतना लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके 5 नंबर वाले प्रश्न है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MTP क्या है और इसे कब कानूनी मान्यता मिली। तो देखिए यहाँ पर NTP क्या है, यहाँ पर देख लीजिए कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और इसका जो है कब कानूनी मान्यता मिली, तो यहाँ पर देख लीजिए दवाइयों का उपयोग करके गर्भवासों को समाप्त करना, इसे भारत सरकार ने 1971 में कानूनी मान्यता प्रदान की। क्या कही कि इसे भारत ने सन 1971 ईस्वी में जो है कानूनी मान्यता प्रदान की। तो आपको MTP क्या है, इसके कब कानूनी मान्यता मिली, आपको समझ में आ गया होगा। तो 17 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़िए कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया, किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िए कि मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 प्रभावी अप्रभावी लक्षणों की चुनाव किया। पहला हो जाएगा बीज का रूप जो है गोल अथवा झुर्रीदार, और दूसरा हो जाता है बीज पत्र का रंग पीला या हरा। बीज पत्र का रंग जो है पीला या हरा। तो यही जो है इन्होंने किन्हीं 2 लक्षणों के नाम है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा 18 नंबर भी क्वेश्चन। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि हीमोफीलिया को ब्लीडिंग रोग क्यों कहते हैं। हीमोफीलिया को ब्लीडिंग रोग क्यों कहते हैं, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। इसका भी आंसर बहुत ही सरल है। हीमोफीलिया रोग में रुधिर का थक्का बनाने में एकल प्रोटीन का अभाव होता है, जिसके कारण रोगग्रस्त व्यक्ति की छोटी सी चोट से भी रुधिर स्राव बंद नहीं होता है, इसलिए इसे हीमोफीलिया का ब्लीडिंग रोग कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि हीमोफीलिया रोग में रुधिर का थक्का बनाने में एकल प्रोटीन का अभाव होता है, और उसके बाद इसके कारण रोगग्रस्त व्यक्ति की शरीर की छोटी सी चोट से भी रुधिर स्राव बंद नहीं होता है, इसलिए इसे हीमोफीलिया का ब्लीडिंग रोग कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हीमोफीलिया का ब्लीडिंग रोग क्यों कहते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि क्वेश्चन है कह रहा है कि अनुवांशिक रोग क्या है। अनुवांशिक रोग क्या है, तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िए कि वे रोग जो माता पिता के उनके संतान में आ जाते हैं, इसे रोग को अनुवांशिक रोग कहते हैं। वे रोग जो माता पिता के उनके संतान में आ जाते हैं, ऐसे रोग को अनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे वर्णांतता, हीमोफीलिया, ऐसे रोग जो होते हैं अनुवांशिक रोग होते हैं। उसके बाद अगला भी क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए कि स्वप्रभाविता को परिभाषित कीजिए। प्रथम पीढ़ी में स्वप्रभाविता को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका भी आंसर, प्रथम पीढ़ी में नर एवं मादा दोनों ही अपने आप लक्षण प्रकट करते हैं, अर्थात उनकी मिश्रण नहीं होता है। इस क्रिया को स्वप्रभाविता कहते हैं। तो आपको स्वप्रभाविता भी अच्छे तरीके से मालूम हो गया होगा। उसके बाद अगला जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विषम युग्मता क्या है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से इसका भी आंसर जान लीजिए। विषम युग्मता में दोनों अलिश समान नहीं होते हैं, ये अलिश प्रभावी अप्रभावी होते हैं, जैसे कि कैपिटल T और स्मॉल t। तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इन 2200 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है बोर्ड परीक्षा में जो है पास होने से
कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि चैप्टर 1 से 5 तक के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तब तक आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।